हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का लर्न विद प्रीतम चौधरी पे। ये वो प्लेटफॉर्म है जिस पे आप और हम मिलके कर रहे हैं वीडियो मेंस की फिलहाल तैयारी। जैसे ही हम आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक दो चीज़ें हैं उन पे बातें कर लेते हैं। जो लोग चैनल के लिए नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ लोग, जैसा कि मैं कंटिन्यूसली देख रही थी कि मैम नोटिफिकेशन पता नहीं चलता है कि कब वीडियो आ रहा है, तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आपको टाइमली इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। और बाकी जो हमारा कंटेंट है वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाता है, इसकी सेम टू सेम आपके लिए पीडीएफ। अब बात आती है टॉपिक सिलेक्शन की कि मैम आप पहले ये वाला टॉपिक करा दीजिए, वो वाला टॉपिक करा दीजिए। मैं आप लोगों की बात बिल्कुल समझ रही हूँ और मैं उन टॉपिक्स को ला रही हूँ जिन पे कम कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन साथ में ही मैं एक चीज की और कोशिश कर रही हूँ कि आपका साइमल्टेनियसली जो सेक्शन है सिलेबस के वो सभी एक साथ पैरेलल आपकी तैयारी चले। कृषि वाले की भी चले, आपकी ज्योग्राफी वाले की भी चले, आपकी आर्ट एंड कल्चर वाले की, और साथ में साइंस वाले की। तो मैं टॉपिक जो हैं वो सभी सेक्शन से वन बाय वन लेने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये बात तो आप लोग भी मानते होंगे कि अंततः जो फाइनल सिलेक्शन होता है, मैं दो गुना की बात नहीं कर रही हूँ, जो वास्तव में फाइनली ग्राम विकास अधिकारी बनेगा वो व्यक्ति सारे टॉपिक्स की अच्छे से तैयारी करके ही बनेगा। आप किसी पर्टिकुलर एक सेक्शन पे बहुत ज्यादा तैयारी करके और एक को छोड़ करके कंप्लीटली अपनी तैयारी को कहीं ना कहीं बैकलॉग में डालते हैं, तो ऐसा नहीं करना है हमें। मुझे पता आप सभी लोग समझदार हैं, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के मैंने जो है एक रैंडम तरीके से लगभग सभी सेक्शंस को मैं कवर करते हुए चलना चाहती हूँ। आज का जो हमारा सेक्शन है वो मैंने बहुत सारे कमेंट देखे थे इसके बारे में कि 73वां संविधान संशोधन और उसके अनुसार पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका, उस पर हम बात करेंगे। इसके बाद में आने वाले जो वीडियोज होंगे वो हमारे होंगे राजस्थान के सांस्कृतिक इतिहास के जो प्रमुख लैंडमार्क हैं उनको लेकर के। तो आज का सेशन स्टार्ट करें। इसके बारे में एक ब्रीफ में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि ये जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में किस मंतव्य से डाला गया है। 73वां संविधान संशोधन और पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका। आप ग्राम विकास अधिकारी बनने जा रहे हैं, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं के ग्रास रूट लेवल पे आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। तो उस महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करने के लिए आपके पास में उस भूमिका का नॉलेज होना चाहिए। उसी उद्देश्य से ये टॉपिक रखा गया है। हमें इस टॉपिक में किन किन चीजों की जानकारी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि 73वां संविधान संशोधन क्या है, इस संविधान संशोधन के तहत क्या क्या प्रावधान है, और उन प्रावधानों के तहत पंचायती राज संस्थाएं क्या क्या रोल प्ले कर रही हैं। तो इन्हीं तीन मुख्य मुद्दों के साथ में आज का हम ये जो सेशन है ये कवर करते हुए चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके 73वें संविधान संशोधन। देखिए 73वां जो संविधान संशोधन है ये संशोधन अधिनियम 1992 में आया था, यानी कि इस संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया अधिनियम कौन से के तहत बनेगा, ये 1992 के तहत। लेकिन इसका जो प्रभाव है भारत के अंदर हम बात करें कि प्रभाव में कब से आया था, तो प्रभाव में ये आया था 24 अप्रैल 1993 से। और पर्टिकुलरली राजस्थान की बात करें तो 1994, क्योंकि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम जो है वो 1994 के अंदर लागू हुआ था। तो इसका उद्देश्य क्या है? 73वें संविधान संशोधन का उद्देश्य है लोकतांत्रिक जो प्रणाली है उसका विकेंद्रीकरण करना, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को और ज्यादा फैलाना और ज्यादा व्यापक तरीके से डेमोक्रेसी को लाना, ये इसका उद्देश्य है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? क्योंकि ये टॉपिक स्वशासन से संबंधित है तो हमें कुछ जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी साथ में पता होने चाहिए। कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, जो 1882 के अंदर इन्होंने इस प्रणाली को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था 1882 में। राजस्थान में 1928 में सबसे पहले बीकानेर रियासत ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कानूनी दर्जा प्रदान किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे पहले
राजस्थान में 1928 में बीकानेर रियासत ने जो है जो पंचायती राज संस्थाओं को कानूनी दर्जा प्रदान किया था। उसके पश्चात जो है उदयपुर, अन्य जो है रियासतों ने क्रमशः इसको ये दर्जा प्रदान किया। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में भारत की पहली त्रिस्तरीय, किसकी है ये, भारत की पहली, ना केवल राजस्थान की बल्कि भारत की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। पंचायती राज से संबंधित यदि हम समितियों की बात करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है नागौर वाला ये पूछा भी जा चुका है और इसकी फिर से भी संभावना बन जाती है। 2 अक्टूबर 1959 है, नागौर जिला है भारत की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज जो संस्था है उसका। पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियों में सबसे पहले आती है बलवंत राय मेहता समिति। आपको ये समितियां याद करनी है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, फिर उसके बाद में आपकी आती है सादिक अली है 1964 में, गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 के अंदर, अशोक मेहता 1977 में, फिर गुरुमुख राव LM सिंघवी की आती है आपकी 1986 में, उससे पहले हनुमंत राव की 1984 में, और हरलाल सिंह खर्रा की आती है 1990 में। तो ये जो सारी समितियां हैं ये पंचायती राज के अंदर विभिन्न प्रावधानों से संबंधित हैं। जैसे कि जो है सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी सिफारिशें दी थी कि त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, जो है डायरेक्ट इलेक्शंस होने चाहिए। तो टाइम टू टाइम पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न प्रकार के संशोधन करने, उनमें अपग्रेड करने के लिए ये सारी जो समितियां हैं ये लाई गई थी। अब हम बात करें कि पंचायती राज जो संस्थाएं हैं वो संवैधानिक तौर पे आज के दिन कहाँ पे दर्ज हैं, उनका संवैधानिक दर्जा क्या है। तो पंचायती राज संस्थाएं जो है आपके भाग 9 में आर्टिकल 243 से 243 ओ तक, यानी कि अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ जो है इसका, वहां तक जो है पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सारे विवरण दिए गए हैं। DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि जो राज्यों को दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके तहत आर्टिकल 40 में पंचायती राज संस्थाओं का, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। अब पंचायती राज संस्थाएं जो हैं ये त्रिस्तरीय हैं। मैंने कहा था कि सबसे पहले हम बात करेंगे 73वें संविधान संशोधन पे, वो हमने कर ली। 73वें संविधान संशोधन कब आया, क्या था वो सब। फिर आता है आपकी बारी कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनका प्रारूप क्या है। तो पंचायती राज संस्थाएं त्रिस्तरीय हैं। त्रिस्तरीय का मतलब है 3 लेवल पे हैं। सबसे पहले होती है आपकी ग्राम पंचायत, फिर होती है पंचायत समिति और फिर होती है आपकी जिला परिषद। तो इन तीनों को, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद, इनको हम स्टडी करेंगे अलग अलग। इनकी गठन का तरीका क्या होता है, इनमें मुख्य अधिकारी कौन कौन होते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है, इन सब पे एक बार हम अपने बेसिक्स क्लियर कर लें, क्योंकि ये जो बेसिक्स करने के बाद में हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे इनकी अलग अलग भूमिका। तो पहले हम बेसिक्स क्लियर करते हैं। देखिए, ग्राम पंचायत का मिनिमम 3000 की पॉपुलेशन के ऊपर क्या होता है, गठन होता है। सरपंच और पंच की न्यूनतम संख्या 1+5, एक सरपंच 5 पंच, ये न्यूनतम है 1+5। और ये जो 5 वाला संशोधन है, क्योंकि मुझे पता है कि बाद में कुछ कमेंट्स आने वाले हैं कि मैम 9 होती थी, ये तो 9 होती थी, अभी इसको 2019 के अंदर संशोधित किया गया है, ज्यादा पुराना नहीं है। 2019 में संशोधित करके न्यूनतम पंचों की संख्या 9 से घटा करके 5 कर दी गई है 2019 के संशोधन के तहत। तो लेटेस्ट जो है वो आपका 1+5 है। फिर इसके बाद में 1000 की आबादी बढ़ाने पर न्यूनतम जनसंख्या 3000 है। फिर 3000 से ऊपर 1000 की आबादी, यानी कि यदि 4000 हो तो 4000 पे क्या हो जाएंगे, 2 पंच और ऐड हो जाएंगे, यानी कि 4000 की आबादी पे आपकी कितनी हो जाएगी टोटल, 1+5
5 + 2 यानी कि 7 हो जाएगा, 1 + 7 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार से यदि पंचायत समिति की बात करें तो न्यूनतम होनी चाहिए आबादी 1 लाख, और 1 लाख के ऊपर कितने होते हैं, प्रधान प्लस सदस्यों को मिला करके टोटल होते हैं 15 लोग। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने इसको अलग से प्रधान को 1 नहीं माना है, टोटल प्रधान क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, सदस्यों में से ही चुना हुआ व्यक्ति होता है। तो टोटल सदस्य क्या होते हैं एक पंचायत समिति में, 1 लाख की जनसंख्या पे न्यूनतम 15 होते हैं। इसके बाद में प्रत्येक 15,000 की जनसंख्या बढ़ने पर 2 सदस्य जो हैं आपके ऐड होते चले जाते हैं, 2 सदस्य और होते हैं उसमें। इसी प्रकार से जिला परिषद की यदि हम बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या होती है जिला परिषद का गठन करने के लिए 4 लाख। 4 लाख पे टोटल जो है न्यूनतम सदस्य होते हैं 17 जो है आपके यहाँ पे न्यूनतम होते हैं। फिर उसके बाद में प्रत्येक 1 लाख की जनसंख्या वृद्धि पे, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर जिला परिषद के अंदर क्या है 7 लाख की जनसंख्या है, तो 4 लाख तक तो 17 लोग थे, 7 लाख का मतलब हो गया 4 + 3, 3 लाख और बढ़ गए, तो प्रत्येक 1 लाख पे बढ़ रहे हैं 2 सदस्य, तो 3 लाख बढ़े हैं, तो 3 दूने 6 सदस्य और यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके इंक्रीज हो जाएंगे यदि 3 लाख की जनसंख्या और बढ़ती है। नेक्स्ट आता है कि कंपोजिशन क्या होता है। तो आपकी जो ग्राम पंचायत होती है इसमें सरपंच होता है, उप सरपंच होता है और बाकी पंच होते हैं। इसी प्रकार से आपकी पंचायत समिति में प्रधान होता है, उप प्रधान होता है और बाकी सदस्य होते हैं। जिला परिषद में जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और सदस्य होते हैं। बात करें चुनाव की तो देखिए सरपंच और पंच इनका सीधा चुनाव होता है, यानी कि व्यक्ति जो है ग्रामीण वो डायरेक्टली सरपंच के लिए अलग से वोट डालते हैं। सरपंच का उम्मीदवार जो होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से चुना जाता है। इसी प्रकार से प्रत्येक वार्ड से, ये जो 3,000 की जनसंख्या होती है ये छोटे छोटे वार्ड में बटी होती है, तो वार्ड से कौन जाता है, पंच जाता है। तो सरपंच जो है वो डायरेक्टली चुनाव होता है और वार्ड के अंदर से पंच का चुनाव होता है। तो सरपंच और पंचों का सीधा चुनाव होता है। जबकि आपकी पंचायत समिति और जिला परिषद इन दोनों में जो सदस्यों के रूप में क्या होता है, वार्ड से सदस्यों के रूप में इनका होता है सीधा चुनाव। प्रत्येक जो है पंचायत समिति भी पूरी जो है एक पंचायत समिति का एरिया होगा, मान लीजिए ये पंचायत समिति है, इसका एरिया अलग अलग जो है आपके वार्ड में बटा होगा। तो इन वार्ड से एक एक जो सदस्य होगा वो डायरेक्टली चुना जाएगा। अब सदस्यों का चुनाव डायरेक्टली होता है, चुने हुए जो सदस्य होते हैं वो आपस में मिलकर के खुद में से ही क्या करते हैं, एक प्रधान, उप प्रधान और यहाँ पर चुने हुए सदस्य ही जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं खुद में से ही। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि जिला प्रमुख का चुनाव जो है वो जनता के द्वारा जिला स्तर पे किया जाता है, तो ये यहाँ पे गलत है। ध्यान से क्वेश्चन को देखना, जनता नहीं करती है जिला प्रमुख का सीधा चुनाव, वो जिला प्रमुख पद के लिए वोट नहीं डालती है। जनता तो उस व्यक्ति के जिला परिषद का सदस्य होने के लिए वोट डालती है। वो जिला प्रमुख बना है उन सदस्यों में से खुद को चुनाव करवा करके। मान लीजिए कि मिनिमम सदस्य 17 हैं, तो इन 17 में से उसको जो है आपके 8 या 9 या 10 जितने भी वोट मिले, तो इसके आधार पे मिनिमम तो 9 होंगे यहाँ पे, 9 10 11 जितने वोट मिले उस आधार पे वो क्या व्यक्ति जिला प्रमुख बना है। नेक्स्ट आता है कि इसकी मीटिंग में कौन कौन किस लेवल पे पार्टिसिपेट करता है। मीटिंग होती है तो जब ग्राम पंचायत की मीटिंग होती है तो उसको ग्राम सभा कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राम सभा। ग्राम सभा के अंदर पंच, सरपंच और उस ग्राम पंचायत के 18 से ज्यादा उम्र के जितने भी सदस्य होते हैं जो कि वोट डालने के लिए एलिजिबल होते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर वोटिंग राइट कितने पे मिल जाता है, 18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर हम जो है हमारे लोकतंत्र के अंदर वोट डालने के अधिकारी हो जाते हैं। तो ग्राम सभा की मीटिंग में सरपंच, पंच और जो ग्राम पंचायत के 18+ के जितने भी वोटर्स हैं वो सभी
मीटिंग के अंदर आने के लिए एलिजिबल होते हैं। सरकार की तरफ से वहां पे वीडीओ जो कि आप बनने वाले हैं ग्राम विकास अधिकारी, वो वहां पे प्रेजेंट होता है सरकार का अधिकारी बन करके। इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि चुने हुए सदस्य प्लस समिति के सरपंच एमएलए ये प्रेजेंट होते हैं आपकी पंचायत समिति में। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि चलो प्रधान उप प्रधान ये सब तो मैंने एक ही शब्द में समाहित कर लिया, चुने हुए सदस्य, क्योंकि आप ये चीज हमेशा दिमाग में याद रखिए कि प्रधान उप प्रधान क्या होता है, वो चुने हुए सदस्य के रूप में ही प्रेजेंट होता है लीगली। तो चुने हुए सदस्य प्लस जो इस पंचायत समिति के तहत आने वाले क्षेत्र के सरपंच, कोई पंचायत समिति है पर्टिकुलर कि इस पंचायत समिति में मान लीजिए इतने सरपंच हैं, तो ये सारे सरपंच भी क्या होते हैं पंचायत समिति की मीटिंग में, जब मीटिंग होती है तो इनको बुलाया जाता है। तो चुने हुए सदस्य प्लस उस पंचायत समिति के सरपंच सभी प्लस उस क्षेत्र का एमएलए ये प्रेजेंट होते हैं पंचायत समिति की मीटिंग में। एमएलए को भूल नहीं जाना है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका जिला परिषद की यदि मीटिंग की बात करें तो जिला परिषद के चुने हुए सदस्य इंक्लूडिंग इन सदस्यों में कौन है, अगेन आई एम सेइंग कि आपका जिला प्रमुख और उप प्रमुख प्लस उस जिला परिषद क्षेत्र के प्रधान, जितने भी प्रधान होंगे वो आ जाएंगे, एमएलए और एमपी। एमपी क्यों, क्योंकि ये जिला स्तर की मीटिंग हो रही है और जिले पे कौन होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। तो वो यहाँ पे जो मीटिंग है वो 15 दिन में होती है, यानी कि ग्राम सभा की जो मीटिंग है महीने में 2 बार होती है, यहाँ पे 1 महीने में 1 बार 30 दिन पे होती है ये, और ये आपकी होती है 3 महीने में 1 बार होनी जो है जरूरी है। तो 3 महीने का मतलब हो गया ये आपका 90 दिन। 90 दिन पे जो है आपकी जिला परिषद की मीटिंग 1 बार हो जानी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरपंच यहाँ पे, और इस्तीफा कौन किसको कैसे देता है। इस्तीफे की अगर हम बात करें तो देखिए आपका सरपंच जो है और उप सरपंच और जो पंच हैं वो सभी अपना इस्तीफा देते हैं ग्राम विकास अधिकारी को, यानी कि वीडीओ को। जबकि यहाँ पे हम देखें तो सदस्य जो होते हैं पंचायत समिति के सदस्य होते हैं वो अपना इस्तीफा देते हैं प्रधान को। सदस्य जो नॉर्मल सदस्य हैं वो इस्तीफा देंगे प्रधान को, प्रधान अपना इस्तीफा देते हैं प्रमुख को, और उप प्रधान भी अपना जो इस्तीफा है वो प्रधान को देते हैं। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। इधर हम बात करें तो यहाँ पे सदस्य जो होते हैं जिला परिषद के वो तो इस्तीफा देंगे अपने जिला प्रमुख को। जिला प्रमुख जो हैं वो संभाग के आयुक्त को, डिविजनल कमिश्नर संभागीय आयुक्त को देता है अपना इस्तीफा जिला प्रमुख। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है विभिन्न एग्जाम में, तो इसको याद रखना है। और उप प्रमुख जो होता है, उप प्रमुख अपना इस्तीफा देता है प्रमुख को, यानी कि जिला प्रमुख को। नेक्स्ट हम बात करें कि विभिन्न प्रशासकीय अधिकारी जो आपकी पंचायती राज सिस्टम है उसमें कौन से लेवल पे कौन सा प्रशासकीय अधिकारी कार्य करता है। तो सबसे पहले जो है ग्राम विकास अधिकारी जो कि आप बनने वाले हैं डेफिनेटली, और इसके बाद में पंचायत समिति स्तर पे होते हैं बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वो होते हैं, और तीसरे नंबर पे होते हैं सी तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि एक आईएएस लेवल का अधिकारी होता है, आईएएस अधिकारी होता है। वो आपका होता है जिला परिषद के लेवल पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सरकारी ऑफिसर होता है जो कि कार्य संभालता है। सभी 3 स्तरों पर सीधा चुनाव जो है कौन करवाता है, हमने 3 स्तर पढ़े। सबसे पहले ग्राम पंचायत, दूसरा हमने पढ़ा पंचायत समिति, तीसरा जो है ना जिला परिषद। तो तीनों के डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो कौन कराता है, राज्य चुनाव आयोग कराता है। यहाँ पे केंद्रीय चुनाव आयोग का कोई रोल नहीं होता, राज्य चुनाव आयोग कराता है। और वर्तमान में राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं प्रेम सिंह मेहरा। अब देखिए
चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पे तीनों स्तर की बात कर रही हूँ मैं। न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। घर में शौचालय होना चाहिए। ये प्रावधान जो है 8 दिसंबर 2014 से ऐड किया गया। और 2 बच्चे होने चाहिए। ये प्रावधान जो है आपका 21 नवंबर 1995 के तहत जो है ऐड किया गया। ये तो 3 कंडीशन होती हैं वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की त्रिस्तरीय व्यवस्था के तहत चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट के लिए आवश्यक होती हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने 73वें संविधान संशोधन के बारे में जाना। उस संविधान संशोधन के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई त्रिस्तरीय व्यवस्था, उस त्रिस्तरीय व्यवस्था को हमने अच्छे से समझा। अब हमारा आता है नेक्स्ट पार्ट, वो है कि पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका क्या रहती है। तो देखिए, पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को हम एक बार अच्छे से समझते हैं इस फ्लो चार्ट के द्वारा कि किस प्रकार से ये आपस में कनेक्टेड है, क्या इनका डिफरेंट रोल रहता है। सबसे नीचे होती है आपका एक वार्ड, और वार्ड की होती है वार्ड सभा, जिसका मुखिया कौन होगा? वार्ड लेवल पे कौन जीता था चुनाव? पंच। तो पंच की अध्यक्षता में बनती है वार्ड सभा। वार्ड सभा से किसी पर्टिकुलर चीज का प्लान बनाया जाता है। मान लीजिए ये एक वार्ड है, यहाँ से जो गुजरने वाली नालियां हैं, इन नालियों के पक्का करने से संबंधित जो है वो कार्य का प्रस्ताव बनाया गया कि इस वार्ड से गुजरने वाली जितनी भी नालियां हैं उनको पक्का किया जाए, सीमेंटेड किया जाए। तो ये जो प्रस्ताव है वार्ड सभा बना करके किसके अंदर पेश करेगी? ग्राम पंचायत पे, क्योंकि ग्राम पंचायत का अंग है वार्ड सभा। यहाँ से ग्राम पंचायत जो है इस प्रस्ताव को लेकर के जाती है पंचायत समिति, क्योंकि हमने पढ़ा था पंचायत समिति की मीटिंग में कौन मेंबर हो जाता है? उस पंचायत समिति के समस्त सरपंच। तो ग्राम पंचायत से इस चीज को रिप्रेजेंट करते हुए सरपंच साहब जाएंगे पंचायत समिति में। यहाँ पे जो है उस प्रस्तावों को पारित करने के बाद में उस प्लान को, उस ड्राफ्ट को एक्सेप्ट करने के बाद में वो भेज दिया जाता है जिला परिषद को। तो जिला परिषद में भी वो प्रस्ताव पास हो जाते हैं विकास कार्यों के, तो वो जाते हैं फिर जिला योजना समिति। सबसे टॉप पे कौन बैठा है इस चीज के लिए? सबसे टॉप पे बैठा है जिला योजना समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी। क्या कहते हैं इसको? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, डीपीसी, जिला योजना समिति। ये इस ड्राफ्ट को स्टडी करती है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का कैसे क्या होता है वो हम आगे की जो स्लाइड्स हैं उनके अंदर देखेंगे कि कैसे क्या कार्य करती है। अभी के लिए हम विकास कार्यों में भूमिका किसकी क्या है उसको समझ रहे हैं। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है इस ड्राफ्ट को स्टडी करती है, इसको ओके लगता है तो इस ड्राफ्ट को भेज दिया जाता है राज्य सरकार के संबंधित मंत्रालय के पास में, यानी कि राज्य सरकार के पास। फिर राज्य सरकार उसके लिए क्या करती है? उस कार्य के लिए फंड यानी कि पैसे और कुछ निर्देश जारी करती है कि इस प्रकार से ये कार्य होना चाहिए। ये निर्देश और जो पैसे हैं सबसे पहले जाते हैं वापस से इसी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के पास में। तो जिस प्रकार से हम सीढ़ियां चढ़ते हुए गए थे उन्हीं सीढ़ियों को उतरते हुए अब ये सब वापस पैसे और निर्देश नीचे आएंगे। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है इस चीज को पास ऑन कर देती है जिला परिषद पे। जिला परिषद जो है अपने निर्देशन में कार्य करवाती है ये चीज का पंचायत समिति से, क्योंकि उसको पंचायत समिति से अनुमोदन मिला था। पंचायत समिति उस चीज को पास ऑन करती है ग्राम पंचायत पर, ग्राम पंचायत से फाइनली वो नालियों के पक्का करने का जो कार्य था, सीमेंटेड करने का, वो पहुंच जाता है आपके वापिस से वार्ड सभा में पैसे और निर्देश के साथ में। तो इस प्रकार से जो है ये कार्य प्रणाली संपन्न होती है प्रकार से। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ से किसी भी प्रकार से घुमा करके बीच में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस फ्लो चार्ट को दिमाग में रखते उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि कार्य जो आय का जरिया, अगर कार्य कर रही है हमारी त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है तो उनके लिए कुछ इनकम का भी जरिया होना चाहिए, तभी तो वो कार्य संपन्न हो पाएगा। पर्टिकुलर फंड आ रहा है दैट इज ए डिफरेंट थिंग, उसके अलावा भी है कुछ आय का जरिया हो। तो जो सबसे पहले ग्राम पंचायत लेवल पे क्या होता है? टैक्सेशन से आता है, यानी कि ग्राम पंचायत कुछ कर लगाती है जो कि
कृषि, खेती, किसानी, इनसे संबंधित छोटे छोटे कर होते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। दंड लगाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि ग्राम पंचायत के अंदर ये दंड लगाया गया कि जो है इस समय पे ये कार्य करने से क्या होगा, इतना दंड लगाया जाएगा। जो है मृत्यु भोज का आयोजन यदि किसी व्यक्ति ने किया तो उस पे इतना दंड लगाया जाएगा। पर्टिकुलर जगह पे किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, बस स्टैंड पे कोई नुकसान पहुंचाते हुए मिला ग्राम पंचायत के बस स्टैंड पे, तो उस पे ये दंड लगाया जाएगा। तो ये जो दंड होते हैं जिनको लेवी बोलते हैं, ये इनके आय का एक जरिया होते हैं। प्लस सबसे बड़ी आय का जरिया होती है राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सहायता, जो फंड अभी हमने फ्लो चार्ट में समझा, उसी फंड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आपकी पंचायत समिति पे, ये भी कर लगाती है, पंचायत समिति स्तर के ऊपर कर लगाती है। साथ में ही इसमें ग्राम पंचायत जो है अपने इकट्ठे किए हुए कर में से कुछ योगदान यहाँ पे देती हैं ग्राम पंचायतें, और राज्य सरकार की सहायता इनको भी प्राप्त होती है। वो कितनी होती है ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। वित्त आयोग की, जो राज्य वित्त आयोग के द्वारा जिस प्रकार से ये सहायता देने का प्रावधान किया गया है उसके बारे में, तो क्योंकि वो भी हमारे यहाँ पे इसका इंटीग्रल पार्ट है, ये आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। फिर आती है जिला परिषद। जिला परिषद टैक्स भी लगाती है जिला स्तर पे, जिला मुख्यालय होगा वहां पे टैक्स लगा देती है, अलग अलग प्रकार के टैक्स, इन द सेंस कि यहाँ पे होर्डिंग लगाना है इस पर्टिकुलर फ्लाईओवर के पास में तो आपको इतने पैसे देने होंगे, ये किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो आपको इतने पैसे देने होंगे। ये सारे कार्य कौन करती है, एक जिला स्तर पे जिला परिषद करती है, और इसको भी योगदान मिलता है पंचायत समिति से और सहायता मिलती है राज्य सरकार से। तो इस प्रकार से इन तीनों स्तर पे विभिन्न स्रोतों के जरिए आय होती है और इस आय का यूटिलाइजेशन किया जाता है विभिन्न प्रकार के विकास कार्य करवाने पे। अब देखिए ग्राम पंचायत को यदि, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट लेवल पे कि भूमिका किस प्रकार से अदा करते हैं। सबसे पहले तो हमने कार्य प्रणाली समझ ली, कार्य प्रणाली को लागू करने के लिए आय का जरिया समझ लिया। अब आय भी हो गई, तो आय हो गई तो अब उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, भूमिका किस प्रकार से निर्वाह कर रहे हैं, उस पर बात करते हैं। तो देखिए ग्राम पंचायत को टोटल 19 विषयों पे अधिकार, 29 विषयों पे, नॉट 19, 29, 29 विषयों पे क्या है, अधिकार प्राप्त हैं। ये आप याद रखेंगे 29 को अधिकार प्राप्त हैं। जैसे कि कुछ प्रमुख आपको सारे के सारे 29 याद हो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, लेकिन कुछ जो प्रमुख हैं उनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कृषि संबंधित जो गतिविधियां होती हैं, कृषि संबंधित गतिविधियां कौन सी, ग्रामीण स्तर पे कोई भी आपका कृषि संबंधित कोई हाट बाजार लगता है, ग्रामीण स्तर पे ग्राम पंचायत स्तर पे कोई कृषि की ट्रेनिंग हो रही है, तो इस प्रकार की जो कृषि संबंधित गतिविधियां हैं उससे संबंधित अधिकार प्राप्त है। लघु एवं ग्रामोद्योग, हमने जो है हमारे शुरुआत की क्लासेज थी लघु उद्योग ग्रामोद्योग, उन सब में हमने पढ़ा था, वही चीज है। लघु एवं ग्रामोद्योग संबंधित जो अधिकार हैं ग्रास रूट लेवल पे होते हैं ग्राम पंचायत के पास में। मेलों का आयोजन, ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे जो मेले लगाए जाते हैं, जैसे कि कहीं पे जब गोगा जी का होता है तो छोटे छोटे कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मेले हमें देखने को मिलते हैं। तो इन मेलों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, सरपंच महोदय के साथ मिलकर के ग्राम पंचायत से ये मेले का आयोजन होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य एवं प्राथमिक शिक्षा का जो सब्जेक्ट है, गांव के अंदर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, उप स्वास्थ्य केंद्र होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य का मतलब होता है उप स्वास्थ्य केंद्र, जो जहाँ पे एएनएम वर्क करती हैं, वहां पे उनके आने जाने टाइम संबंधी जो है और दवाइयों की उपलब्धता, इन सब से संबंधित जो कार्य होते हैं वो ग्राम पंचायत देखती है। साथ में ही प्राथमिक शिक्षा जो होते हैं, प्राइमरी स्कूल होते हैं, उनके अंदर भी इनको अधिकार प्राप्त होते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके तहत गेहूं चावल इन सब का वितरण किया जाता है, तो इनकी देखरेख, इनकी निगरानी, इनकी उपलब्धता आदि सब जो कार्य होते हैं वो भी ग्राम पंचायत संभालती है। तो ये तो हो गए कुछ प्रमुख। ओवरऑल कितने होते हैं, 29 विषयों पे
अधिकार प्राप्त होते हैं। फिर आती है आपकी ग्राम पंचायत के पश्चात पंचायत समिति की भूमिका, यानी कि सेकंड लेवल की भूमिका। पंचायत समिति देखिए, एक तो कृषि एवं पशुपालन के विकास कार्य करती है अपने पंचायत समिति क्षेत्र के अंदर। खादी उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनको करती है, यानी कि जो है रॉ मटेरियल की उपलब्धता, कॉटन की उपलब्धता, फिर बने हुए जो उत्पाद हैं उन सब को पंचायत समिति स्तर पे छोटे छोटे हाट बाजार का आयोजन करके उनके बेचने के लिए प्रयास करना। तो ये सब आ गए खाद्य उद्योग को। सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो स्वयं सहायता समूह है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसपे हमने पढ़ा था सहकारिता वाला टॉपिक, यही तो बात है। घूम फिर के अब क्या होने लग गया है, बाकी सारे टॉपिक भी कंपाइल होने लग गए हैं, एक साथ आने लग गए हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारिता, ट्रेनिंग, इन सब से संबंधित जो कार्य होते हैं वो पंचायत समिति स्तर पे पंचायत समिति के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा ग्रामीण हाट का आयोजन करना पंचायत समिति लेवल पे, पंचायत समिति की बिल्डिंग्स होती हैं उनमें ज्यादातर देखने को मिल जाता है। अलग अलग सीजन में क्या होता है, छोटे छोटे हाट बाजार का आयोजन किया जाता है। और साथ में इसका जो अंतिम जो प्रमुख कार्य ये होता है कि पंचायत समिति क्या करती है, अपने अंडर में आने वाली सभी ग्राम पंचायतों को निरीक्षण करती है, उनके कार्यों का निरीक्षण करती है और साथ में ही निर्देशन करती है, यानी कि उनको निर्देश भी देती है। तो सबसे जो कार्य जो है इसके पंचायत समिति के वो इस प्रकार से मल्टी डायमेंशनल है। कृषि में भी हो गया, आपका उद्योग क्षेत्र में भी हो गया, लघु उद्योग में भी हो गया, ट्रेनिंग में भी हो गया, और निरीक्षण प्लस निर्देशन का कार्य भी हो गया। निरीक्षण निर्देशन किसका, ग्राम पंचायतों का। अब हम बात कर लेते हैं जिला परिषद की भूमिका, जो टॉप नॉच लेवल की संस्था है त्रिस्तरीय में से उसकी। जिला परिषद की भूमिका ये है कि ये पंचायत समिति का निरीक्षण करती है और निर्देशन करती है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से पंचायत समिति ने ग्राम पंचायत का निरीक्षण और निर्देशन किया, तो पंचायत समिति से ऊपर का स्तर कौन सा है, जिला परिषद। तो जिला परिषद जो है वो पंचायत समिति के कार्यों को देखती है, उसके कार्यों की समीक्षा करती है और उसके बाद में उनको निर्देशित करती है यदि कहीं पे कोई कमी होती है या भविष्य के जो प्लान होते हैं उनके लिए। पंचायत समिति द्वारा लाए गए बजट प्रस्ताव का अनुमोदन भी करती है। ये हमने पढ़ा था फ्लो चार्ट में कि पंचायत समिति से बजट प्रस्ताव बन के जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, वो आपका जिला परिषद में जाएगा, और जिला परिषद के द्वारा उस बजट का अनुमोदन होने के पश्चात में किसके पास जाता है, डीपीसी के पास में जाता है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के पास में जाता है। राज्य सरकार को सलाह देना, क्यों? क्योंकि हमारा राजस्थान राज्य जितने जिलों में बटा हुआ है, तो जिला स्तर पे जो कार्य चल रहे हैं उनसे संबंधित राज्य सरकार को डायरेक्टली फीडबैक कौन देगा, ये जिला परिषद देंगी। तो राज्य सरकार को सलाह देने का कार्य भी कौन करती हैं, जिला परिषद ही करती हैं। इसके अलावा ये कृषि संबंधित कार्य कौन कौन से करती है, कृषि संबंधित कार्य। कृषि संबंधित कार्य में गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध करवाना, वेयर हाउस की स्थापना करना, जिला स्तर पर अलग अलग वेयर हाउस बनाना, कृषि की ट्रेनिंग उपलब्ध करवाना, ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं जिला स्तर पे, मेले का आयोजन करना जिला स्तर पे, बागवानी को बढ़ावा देने से संबंधित प्रोग्राम चलाना और सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को बढ़ावा देना। ये साइन किसका है, ये साइन है बढ़ावा देने का, यानी कि सूक्ष्म सिंचाई को और ज्यादा पॉपुलर बनाना। तो ये तो हो गए जिला परिषद के कृषि संबंधित कार्यों में भूमिका क्या है, ये कार्य है, दैट मीन्स यही तो इसकी भूमिका है, कहाँ पे रोल प्ले कर रही है, कौन से कार्य कर रही है, यही तो भूमिका के तहत आएगा। अन्य कार्य या अन्य भूमिका कहाँ पे रोल प्ले करती है जिला परिषद, पशु बीमारी फैलने पर उसका प्रबंधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन तो कभी भी पूछे जा सकते हैं, कि जैसे पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं वो जिला परिषद की भूमिका के तहत आते हैं या नहीं आते हैं। तो अगर किसी ने पढ़ा नहीं है और उसको यदि ये ऑप्शन मिले कि पशु बीमारी फैलने पर उसका आपदा प्रबंधन का कार्य,
तो हम सोचेंगे कि जिला परिषद एक प्रशासनिक इकाइयों के तहत आता है, तो ये पशु बीमारी वाला तो है, ये स्वास्थ्य विभाग का होगा, तो ये नहीं करती होगी। लेकिन नहीं, जिला परिषद जो है पशु बीमारी फैलने पर प्रबंधन का कार्य करती है। प्रबंधन का मतलब होता है मेडिसिन उपलब्ध करवाना, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी को देखना, ये सब। ग्रामीण सड़कों व छोटे पुल बनाने संबंधित कार्य, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं, उनके प्रबंधन और उनके देखरेख और उनके निरीक्षण संबंधित जो कार्य होते हैं वो जिला प्रमुख के द्वारा किए जाते हैं। गरीबों व अनाथों से संबंधित कार्य करती है और परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा देने से संबंधित प्रचार प्रसार के जो कार्य होते हैं वो भी जिला परिषद के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। जिला परिषद एक वृहद इकाई है पंचायती राज संस्थाओं में, सबसे हाईएस्ट लेवल पे, उसके नीचे इतना एरिया आता है, तो इसके कार्यों की जो सूची है, इसकी जो भूमिका है वो भी वृहद है, ज्यादा बड़ी भूमिका ये प्ले करती है, बड़ा रोल प्ले करती है। अब हम जब पढ़ रहे थे तो बार बार हमारे आ रहा था जिला योजना समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का जो 73वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो अनुच्छेद 243 जेड डी के अंदर इसका उल्लेख मिलता है, 243 जेड डी। इसके तहत जो है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का प्रावधान किया गया है। इसका ये आर्टिकल, इसका ये अनुच्छेद याद रखना भी इम्पोर्टेंट है। इसमें 4/5 सदस्य जो हैं वो तो किससे लिए जाते हैं, पंचायती राज संस्थाओं और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो शहरी निकाय हैं उनसे, और पंचायती राज संस्थाओं, शहरी निकाय में क्या आता है, जैसे नगर निगम, नगर परिषद, ये सब आते हैं। तो उनकी भी जो त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है वो हमारे अभी तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के अंदर 4/5 सदस्य जो हैं इन दो चीजों से आते हैं, पीआरआई और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से। इसका जो सचिव होता है वो हमारा जिला लेवल पे जो हमने प्रशासनिक अधिकारी पढ़ा था, सीईओ, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही होता है, एक आईएएस अधिकारी होता है। राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के अंदर कितने सदस्य होते हैं, 25 सदस्य होते हैं। अब 25 सदस्यों का मान लीजिए ये 25 सदस्य होते हैं डीपीसी में, तो इसका 4/5 प्रावधान क्या किया गया है, 245 जेड डी में, 245 जेड डी में ये लिखा गया है कि इसका 4/5 सदस्य जो हैं वो पंचायती राज संस्थाओं प्लस शहरी निकायों से आएंगे। तो 4/5 कितना हो जाएगा इसका, 5 5 जा 5, टोटल हो गया आपका 20, यानी कि 20 सदस्य। तो 20 सदस्य जो हैं आपके पंचायती राज संस्थाओं प्लस शहरी निकायों, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से आएंगे। तो देखिए 25 में से 16 सदस्य तो होते हैं पंचायती राज संस्थाओं के, 4 सदस्य होते हैं अर्बन जो शहरी निकाय उनके, और बाकी बचे हुए जो 5 सदस्य होते हैं वो होते हैं आपके सरकार द्वारा निर्धारित किए गए। अब सरकार द्वारा निर्धारित किए गए सदस्यों में से भी 5 में कौन कौन होता है, एक तो होता है जिला स्तर पे ये सब कार्य हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी यानी डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला स्तर पे कार्य कर रहे हैं। तो 5 सरकारी सदस्य कौन कौन से होंगे, एक तो होता है कलेक्टर साहब यानी कि डीएम, एक होता है आपका सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, और एक होते हैं आपके एडीएम, और बाकी जो होते हैं 2 आपके होते हैं नॉमिनेटेड, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा उनको क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है 25 सदस्यों की संख्या इसमें पूरी होती है। अब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है डीपीसी, वो कौन कौन से कार्य करती है, जिला योजना समिति के कार्य क्या क्या हैं। हम तो हमारे टॉपिक क्या है, अलग अलग संस्थाओं की भूमिका के बारे में ही है। तो यानी कि जिला योजना समिति की भूमिका क्या है, उसके कार्य से मतलब है उसकी भूमिका क्या है। तो कौन कौन सी भूमिका है उसकी, विकास कार्य के प्रस्ताव का अनुमोदन करना, क्योंकि हमने जो फ्लो चार्ट पढ़ा था तो सबसे ऊपर कौन सी थी, डीपीसी थी, और ये क्या करती है, जो ड्राफ्ट बन के आ रहा है विकास कार्य का
उसको क्या करती है, फाइनल करती है, अनुमोदन करती है, और इसके बाद में ही किसके पास में जा रहा था, राज्य सरकार के पास में जा रहा था। तो विकास कार्य का अनुमोदन करना। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों का समुचित प्रयोग सुनिश्चित करना। ये नहीं है कि इसके पास में मान लीजिए एक प्रस्ताव आया, ग्राम पंचायत स्तर से शुरू हुआ था, वो प्रस्ताव था कि किसी पर्टिकुलर ग्राम पंचायत में एक खनिज बहुतायत में पाया जाता है, और ग्राम पंचायत ने कहा कि हमारे विकास कार्य के लिए इस खनिज का खनन कार्य प्रारंभ कर देते हैं। अब खनिज जो है वो प्राकृतिक संसाधन है। ग्राम पंचायत ने भेजा प्रस्ताव, पास होते होते आपका डीपीसी के पास में पहुंच गया। डीपीसी उसको सिर्फ इस महज इस चीज पे कि ये विकास कार्य लेकर के आएगा, यदि खनन कार्य शुरू कर दे उसको अनुमोदित नहीं कर देती है। डीपीसी ये भी देखती है आपके साथ में कि जो खनन होगा इससे पर्यावरण को नुकसान होगा कि नहीं होगा, इससे जो प्राकृतिक संसाधन है यानी कि जो खनिज है उसका समुचित तरीके से प्रयोग कर पाएंगे या नहीं। हो सकता है कि वहां से तो खनन कर लिया लेकिन उस पर्टिकुलर खनिज की मार्केट में डिमांड ही नहीं है, डिमांड नहीं है तो वो वेस्ट जाएगा, तो खनन करने से भी क्या फायदा। तो ये सारी चीजें यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का समुचित प्रयोग सुनिश्चित करने का कार्य भी किसका आता है, जिला योजना समिति का आता है। पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय स्वशासन निकाय PRI प्लस ULSG के साझा हितों के लिए प्लान बनाती है, यानी कि इसको तो दोनों को हैंडल करके चलना है। इसके सदस्य जो हैं 16 तो होते हैं पंचायती राज संस्थाओं से और 4 होते हैं आपके अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से, तो दोनों के साझा हित समाहित हो ऐसे विकास कार्यों के प्लान बनाने की जिम्मेदारी होती है, जो भूमिका प्ले करती है वो आपकी जिला योजना समिति करती है। अब आता है हमारा राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग जो है इसका क्या रोल है पंचायती राज संस्थाओं में, इसकी क्या भूमिका है। तो देखिए राज्य वित्त आयोग की यदि हम बात करें तो 2 चीजें हैं। अभी तक राजस्थान के अंदर 6 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। छठा जो वित्त आयोग है वो लेटेस्ट गठित किया गया, उसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, हालांकि उसकी अंतरिम रिपोर्ट आ चुकी है। फिर भी जो फुल फ्लेज्ड जो कार्य होता है वित्त आयोग का, जिसकी अनुशंसाएं अभी तक बाकी चीजों में मानी जा रही हैं, वो है आपके 5वें वित्त आयोग की ही। 5वें वित्त आयोग को डॉक्टर ज्योति किरण की अध्यक्षता में 30 मई 2015 को गठित किया गया था। 30 मई 2015 को गठित किया गया था। इसके तहत इसने क्या अनुशंसाएं दी थी वो यह अच्छे से समझेंगे। राज्य के शुद्ध कर राजस्व का, सबसे पहले इस शब्द को समझना है आपको, शुद्ध कर राजस्व यानी कि नेट टैक्स रेवेन्यू। नेट टैक्स रेवेन्यू की ही बात कर रहे हैं, बाकी किसी रेवेन्यू, बाकी कोई राजस्व इसमें सम्मिलित नहीं है, सिर्फ शुद्ध कर राजस्व सम्मिलित है। उसका भी कितना, 7.182%। 7.182 इस टैक्स रेवेन्यू का 7.182% है, उसको विभाजित करना है। किस प्रकार से, इस 7.182 का जो है 75.1% तो किसको जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं को जाएगा, और इसी का 24.9% जो है वो जाएगा अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि शहरी निकायों को जाएगा। मान लीजिए इसको इस प्रकार से समझते हैं कि 1 लाख रुपए है, ये मान लेते हैं, मानने के लिए है, होता नहीं है, बहुत ज्यादा होते हैं। 1 लाख है तो इस 1 लाख रुपए का ये जो है ये राशि 7.182% किसके बराबर निकल के आई, इस कर में से 1 लाख के मान लेते हैं। तो 1 लाख में से जो 75.1% है ना, कितने, 75,000 और 100 रुपए, वो किसको पास में जाएंगे, वो जाएंगे पंचायती राज संस्थाओं के, और बाकी बचे हुए 24,900 रुपए जो हैं वो किसके पास में जाएंगे, वो शहरी निकायों के पास में जाएंगे। ये मतलब है इसका। अब देखिए तो हमें यहाँ पे 75,100 रुपए मिले थे, उस 75,100 का फिर से 75%, अब इसका 75%, 75,100 के 75% तो जाता है
ग्राम पंचायतों को, फिर इसका 75,100 का 20% जाता है पंचायत समिति को, और लास्ट में सबसे कम जो है वो जाता है जिला परिषद को। अब आप सोच रहे होंगे कि जिला परिषद सबसे बड़ी, मैडम ने बताया था कि इकाई है, इसकी जो भूमिका है वो वृद्ध है, तो इसके पास में 5% पैसा ही क्यों आ रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने एक चीज और पढ़ी थी कि ग्राम पंचायत जो है अपने आय का योगदान करती है पंचायत समिति में। ग्राम पंचायत के पास में जो आय का स्रोत है वो बहुत कम है, लेकिन पंचायत समिति के अंडर में कितनी ग्राम पंचायत आ गई? मान लीजिए एक पंचायत समिति में, मानने की कह रही हूं मैं, 25 आती हैं। फिर जिला परिषद, जिला परिषद के अंडर में मान लीजिए कि कितनी पंचायत समिति आ गई? 50 आ गई। तो 50 जो पंचायत समितियां हैं उसके प्रत्येक पंचायत समिति के नीचे 25 ग्राम पंचायतें, तो मल्टीप्लाई करके देखिए इतनी जो आय का हिस्सा है वो नीचे से ऊपर भी तो पहुंच रहा है। तो इनको आय जो है ये तो राज्य सरकार दे रही है, 5% नीचे से भी आ रही है वो इकट्ठी होकर के, साथ में इनको वृद्ध स्तर पे टैक्स लगाते हैं, ये और ज्यादा हायर लेवल होता है इनका। प्लस साथ में ये क्या करते हैं, वृद्ध स्तर पे हाट मेले इनका आयोजन करते हैं। तो बाकी जो स्रोत हैं आय के वो जिला परिषद के बड़े होते हैं बाकी दो की कंपैरिजन में, इसलिए इसको राज्य सरकार की तरफ से कम पैसे मिलते हैं क्योंकि और स्रोत से इसकी आय हो जाती है। छठा वित्त आयोग, छठा वित्त आयोग जो है उसकी जो है स्थापना की गई है प्रद्युमन सिंह की, डॉक्टर प्रद्युमन सिंह की अध्यक्षता के अंदर छठे वित्त आयोग की स्थापना की गई है। इसके अन्य सदस्य हैं अशोक लाहोटी और लक्ष्मण सिंह रावत। ये इसके प्रमुख जो है 3 सदस्यीय जो है हमारा ये आयोग है। इसने हाल ही में, हाल ही का मतलब है 2020 के शुरुआत में अंतरिम रिपोर्ट की थी। अंतरिम का मतलब ये होता है कि कुछ समय अवधि के लिए ही, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। अंतरिम रिपोर्ट जारी की थी, उसके तहत क्या प्रावधान किया गया कि जो राशि 2020 से 2022 दी जाएगी पंचायती राज संस्थाओं को, उसका कुल 55% राशि मूलभूत विकास कार्यों में होना चाहिए, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे खर्च होनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को दी जाने वाली राशि का 40% जो है राज्य और राष्ट्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में होना चाहिए, और बाकी बचा हुआ 5% जो है वो प्रोत्साहन देने के लिए, किसी ने जो अच्छा कार्य किया विभिन्न प्रकार से प्रोत्साहन का अनुदान जो होता है उसमें खर्च की जानी चाहिए। तो ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, ये करंट अफेयर का पार्ट है, इसलिए मैंने करंट अफेयर को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया कि बाई चांस अगर पंचायती राज संबंधी कोई करंट अफेयर आता है तो वो इस प्रकार से आ सकता है कि छठा वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में है? प्रद्युमन सिंह की अध्यक्षता में सदस्य हैं अशोक लाहोटी जी और लक्ष्मण सिंह रावत जी, ये सदस्य हैं, और ये इनकी अंतरिम रिपोर्ट है 2020 से 22 के लिए। अब हमारा फाइनली आता है कि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। पंचायती राज संस्थाओं के 73वें संविधान संशोधन के तहत कुछ अनुच्छेद जोड़े गए थे। हमने बात की थी कि कहां से कहां तक हैं, 243 से लेकर के 243 ओ तक अनुच्छेदों में क्या है, पंचायती राज संस्थाएं आती हैं। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद में अनुच्छेद 243 ए जो है उसमें ग्राम सभा का वर्णन किया गया है कि ग्राम सभा क्या होगी और कहाँ पे होगी। तो ग्राम सभा है 243 ए में इसका नाम, बाकी सब चीजें जो है यहाँ पे है। 243 डी, 243 से लेकर के 243 ओ के बीच की बात करें हम, 243 डी में जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर आरक्षण का प्रावधान है कि कौन से वर्ग को कितना आरक्षण मिलेगा। जैसे कि राजस्थान के अंदर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया हुआ है, बाकी सब भी जो है SC ST इन सबको कितना आरक्षण दिया जाएगा, तो वो आरक्षण संबंधित जो प्रावधान है पंचायती राज संस्थाओं के वो आते हैं डी वाले में। ई वाले में आते हैं 243 में पंचायती राज संस्थाओं की कार्य व शक्तियां, यानी कि यहाँ से ही तो हमने वो टॉपिक निकाला है कार्य शक्तियों से, भूमिका वाला। तो भूमिका से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 243 जी। 243 एच में जो है
कर लगाने की शक्ति दी गई है। पंचायती राज संस्थाओं को जो टैक्स लगाने की मैंने बात की थी बार बार, वो टैक्स लगाने की, कर लगाने की शक्ति किससे मिलती है? 243 H से। 243I जो है वो राजस्थान के अंदर पीआरआई से संबंधित वित्त आयोग का जो गठन होता है, वित्त आयोग जो अभी छठा वित्त आयोग गठित किया गया, वो 243I के तहत, 243K के अंदर चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। और 243ZD जो है उसके अंदर, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जिला आयोजना समिति यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है डीपीसी, उसके बारे में बात की गई है। 243S में वार्ड योजना समिति की बात की गई है, जो शहरी निकायों की वार्ड योजना समिति है उसके बारे में। लास्ट में आपका इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 89, धारा 89(2) के तहत यानी कि उपधारा 2 के तहत संशोधन से अब जो है ग्राम सेवक की जगह ग्राम विकास अधिकारी जो शब्द है वो जोड़ा गया है। एंड माय बेस्ट विशेस टू यू कि आप सभी जो देख रहे हैं आप डेफिनेटली ग्राम विकास अधिकारी बने, लेकिन साथ में इस फैक्ट को भी याद रखें कि ये जो लेटेस्ट संशोधन हुआ है वो पंचायती राज अधिनियम 1994, पहला फैक्ट क्या है, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 सब पार्ट 2 के तहत ये संशोधन करके आपको ग्राम विकास अधिकारी का दर्जा दिया गया है। सो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और यहाँ से डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इस सेक्शन में से। अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, पढ़िए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।